और चाय पर चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे मन्नतों वाले बप्पा की। जी हां, इस बार गणेश उत्सव में भक्तों ने लाल बाग के राजा को दिल खोलकर दान दिया है। मुंबई में बप्पा को भेंट के लिए कीमती उपहारों की नीलामी की गई है और नीलामी में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बप्पा की निशानी को घर ले जाने की होड़ मच गई और इस ऑक्शन में इसे जुटाई गई रकम का चैरिटी में इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरतमंदों की भलाई के लिए ये काम आएगी। बीते रविवार को मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल में गणेशोत्सव के दौरान चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषणों की नीलामी हुई, जिसमें दूर दराज से आए भक्तों ने अपनी मान्यता के अनुसार चढ़ाए हुए आभूषणों को खरीदा। मुंबई में मन्नतों के राजा कहे जाने वाले लालबाग के राजा के चरणों में पिछले साल की तरह इस साल भी भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा दिया था। इस चढ़ावे में सोने चांदी के गहने हैं, मुकुट हैं, बेशकीमती हार भी हैं, तो पेंडेंट और श्रृंगार के सामान भी दिखे। साथ ही साथ सोने चांदी के सिक्के, छड़े और ढेर सारी दूसरी सामग्रियां भी हैं। जानकारी के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान 8 दिनों में ही भक्तों ने लालबाग के राजा को करीबन 4 करोड़ 42 लाख नकद चढ़ावा चढ़ाया। इसके अलावा 3 किलो 200 ग्राम सोना और 51 किलो 600 ग्राम चांदी भी भक्तों ने अर्पित की। लालबाग के राजा को इस बार श्रद्धालुओं ने सोने चांदी के अलावा इलेक्ट्रिक बाइक और क्रिकेट का बल्ला भी भेंट किया। एक भक्त ने तो चांदी का कलश भी लालबागचा के चरणों में अर्पित किया। इन सभी सामग्रियों की ही खास तौर से रविवार को नीलामी हुई। आपको बता दें कि गणेशोत्सव के दौरान लालबागचा के दर पर हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हर साल लालबाग के राजा के चरणों में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषणों की नीलामी बप्पा की प्रतिमा के विसर्जन के 3 से 4 दिन बाद की जाती है और इस कवायद के पीछे हासिल रकम को चैरिटी के काम में इस्तेमाल किया जाना है ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल गणेशोत्सव पर बप्पा के सार्वजनिक पंडालों में कई तरह के बहुमूल्य चढ़ावे अर्पित किए जाते हैं और कई भक्त सोने चांदी का दान भी करते हैं। किसी ने करोड़ों की नगद तो कहीं सोने चांदी की मूर्तियां, मुकुट, मोदक समेत सोने चांदी के बर्तन वगैरह चढ़ाए हैं। ऐसे में मुंबई के लालबाग चौराहा में अगाध आस्था रखने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यहां सबसे ज्यादा चढ़ावा 2008 में चढ़ा था। तब यहां समिति को 11.5 करोड़ रुपए दान में मिले थे। हर साल ये चढ़ावा बढ़ता ही जा रहा है। साल 2018 की बात करें तो लालबाग के राजा को भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा दिया था और हर साल बप्पा के भक्तों ने, उसी साल की अगर बात करें तो बप्पा के भक्तों ने 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी चढ़ाई थी, जबकि बप्पा के चरणों में 5.5 किलो सोना और 75 किलो चांदी चढ़ाई गई और चढ़ाए गए सोने और चांदी के गहनों की नीलामी के जरिए अब तक 1 करोड़ 9 लाख रुपए हासिल किए गए हैं और इस नकदी में बढ़ोतरी भी हुई है। 2019 की बात करते हैं, जब लालबाग के राजा को बप्पा की सोने की मूर्ति अर्पित की गई थी जिसके मुकुट पर हीरा जड़ा हुआ था। उसका वजन लगभग 1.2 किलो और कीमत लगभग 42 लाख रुपए थी। इसके अलावा एक अज्ञात आस्थावान ने बप्पा को सोने के डाइनिंग सेट चढ़ाया था जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी। आपको बता दें कि ऐसे ही साल 2022 में इस सार्वजनिक गणेश पंडाल में गणेशोत्सव के दौरान भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया। लालबागचा राजा के चरणों में चढ़ाए गए जेवरातों की संख्या काफी ज्यादा रही। खासकर इस चढ़ावे में 5 किलो 425 ग्राम सोना, 7 किलो 341 ग्राम चांदी, एक बाइक और 5 करोड़ से ज्यादा कैश चढ़ावा के तहत आया था। अब जानकारी के मुताबिक साल 2023 में लालबाग के राजा को 4 करोड़ 42 लाख नकदी के साथ कई बेशकीमती चीजें चढ़ावे के तौर पर समर्पित की गई हैं। इसमें आपको बता दें, कोई दो राय नहीं है कि गणेशोत्सव के दौरान हर साल मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और लोग दिल खोलकर दान भी करते हैं। और विघ्नहर्ता के बाद बात पुरुषोत्तम राम की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। गुड न्यूज ये है कि रामलला के तीनों विग्रह इसी महीने बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे पहले साधु संतों ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंदिर ट्रस्ट के आमंत्रण पर करीब 200 साधु संत श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और मंदिर निर्माण की खुशी इनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी।
जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जय श्री राम जन जन को भाए श्री राम। जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जय श्री राम जन जन को भाए श्री राम। जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सजने वाला है भगवान श्री राम का दरबार, भव्यता और दिव्यता होगी अपरंपार। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जैसे ही ये खबर आई कि 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, रामनगरी में भक्तों समेत साधु संतों का मेला लगने लगा। मंदिर ट्रस्ट के आमंत्रण पर लगभग 200 साधु संत श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन किए और निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर की पहली झलक देखी। रामलला के निर्माणाधीन भव्य मंदिर के दर्शन करने की प्रसन्नता इन साधु संतों के चेहरों पर साफ देखी गई। निर्माण कार्य बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है। सारी कलाकृतियां उसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हैं, जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप को दिखा रही हैं। एक तरफ तेजी से रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन लगातार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्य बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रामनगरी में श्री राम स्तंभ लगाने का काम भी जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए पहला स्तंभ राजस्थान से अयोध्या पहुंच चुका है। ये वही पहला श्री राम स्तंभ है जो अयोध्या में मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। विधिवत पूजन के बाद इसे मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। लगभग 290 स्तंभ जो है वह उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व की ओर जो है लगाने की रचना बनाई गई है। और इसमें जो है भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़े हुए प्रसंगों को उत्तरित किया जाएगा। यह स्तंभ जो है वाल्मीकि रामायण के अनुसार होगा, संस्कृत में है, लेकिन उसमें जो अनुवाद होगा वह क्षेत्रीय भाषा में होगा। फिलहाल तेजी से राम मंदिर आकार लेता जा रहा है। 2025 तक रामलला के इस भव्य धाम का काम पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद श्री राम के इस धाम की भव्यता निराली नजर आएगी। कुमार अभिषेक के साथ बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको बताते हैं मेडल वाली गुड न्यूज। जी हां, चीन के हांगझाओ में चल रहे एशियन गेम्स में 9वें दिन अब तक भारत को 3 मेडल मिल चुके हैं। स्केटिंग में 2 जबकि टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। स्पीड स्केटिंग में भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं टेबल टेनिस में सुतीर्था और अहिका मुखर्जी की जोड़ी को विमेंस डबल्स के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा और ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 12-0 से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारत अब तक 13 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज समेत कुल 56 मेडल जीत चुका है और मेडल टैली में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे स्थान पर है। कल यानी 8वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस बीच अपने अपने इवेंट खत्म होने पर खिलाड़ी स्वदेश लौटने लगे हैं। चीन में तिरंगा लहराकर लौट रहे खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जबरदस्त वेलकम से खिलाड़ी भी बेहद रोमांचित है और मिशन ओलंपिक के लिए कामयाबी की नई उड़ान भरने को तैयार है। हांगझाओ में चल रहे एशियाई खेलों के पदकवीर जब स्वदेश लौटे तो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इनका कुछ इस तरह स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच खिलाड़ी खुद को भी थिरकने से नहीं रोक पाए। चैलेंजिंग तो काफी था, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, जैसे रेंज का अलग माहौल होता है, अलग मीडिया का अलग प्रेशर होता है गेम्स के टाइम पे, तो काफी चैलेंजिंग था। बट उन सब चीजों के बावजूद हमने काफी अच्छा खेला और मेडल हासिल किया। अखिल श्योरान उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने इस बार एशियाई खेलों में शूटिंग की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। सिर्फ अखिल ही नहीं, कई और ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस बार एशियाई खेलों में देश का परचम लहराकर स्वदेश लौटे हैं। एयरपोर्ट पर इनका
जोरदार स्वागत किया गया। देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आने के लिए मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। देश के वो प्राउड करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। एशियाई खेलों में टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में रोहन बोपन्ना के साथ मिलकर इतिहास रचने वाली ऋतुजा भोसले भी अपनी कामयाबी से बेहद खुश हैं और इनकी निगाहें अब पेरिस ओलंपिक पर हैं। इट्स प्राउड फीलिंग, इंडिया के लिए मेडल, मेरा फर्स्ट मेडल। इट्स अमेजिंग फीलिंग एंड आई होप कि और मेडल्स आए। रविवार को भारतीय दल ने एशियन गेम्स में पदकों की हाफ सेंचुरी पूरी की और 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को एशियाई खेलों में एक दिन में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले 2010 के ग्वांगझू एशियाई खेलों में भारत ने 14वें दिन 11 पदक जीते, जबकि 2023 में 8वें दिन ही भारतीय खिलाड़ियों ने 15 पदक हासिल किए हैं। इसके साथ ही 8वें दिन तक जीते गए पदकों की कुल संख्या 53 पहुंच गई है, जिनमें 13 स्वर्ण, 21 रजत और 19 कांस्य पदक शामिल हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा पहला सीनियर इंटरनेशनल है, इसी में ही मैं मेडल लेके आई। लास्ट टाइम मैं 2 बार जूनियर वर्ल्ड गई हूँ 100 हर्डल्स में। पहली बार मैं सेमीज तक गई थी एंड नेक्स्ट से फाइनल्स तक गई थी। इस बार मैं सीनियर एशियन गेम्स आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक नजर रविवार को जीते गए पदकों पर डाल लेते हैं। रविवार को भारतीय टीम ने बैडमिंटन में रजत पदक हासिल करके इतिहास रचा। तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट में भारत को गोल्ड दिलाया। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीता। पुरुष टीम ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। महिला टीम ने ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। अदिति अशोक ने गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही अदिति एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई। वहीं 100 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, 1500 मीटर दौड़ और लंबी कूद में भी भारतीय खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल मिले, जबकि मुक्केबाजी, हेप्टाथलॉन, शूटिंग और 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब बारी है पुरुष टीम की। कल क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना नेपाल से होगा। इस बार एशियन गेम्स में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया गया है। भारतीय टीम का हौसला बुलंद है। वीवीएस लक्ष्मण टीम के कोच हैं और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय टीम एशियन गेम्स में उतर रही है। ऋतुराज गायकवाड़ लंबे वक्त से धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहे हैं और कप्तानी के मोर्चे पर भी उन्होंने धोनी से काफी कुछ सीखा है, जिसका उन्हें एशियन गेम्स में फायदा होगा। सीखने को तो सर काफी चीजें मिले, बट आई थिंक हर एक का स्टाइल अलग होता है। उनका स्टाइल अलग है और उनका पर्सनालिटी अलग है, मेरा पर्सनालिटी थोड़ा अलग है। सो आई थिंक आई वुड जस्ट ट्राई एंड बी माई सेल्फ एंड नॉट रियली look to or do what he usually does. Obviously, yes, you have to pick out some things which he really does well, how he handles situation or how he handles particular player and during the match. So I think obviously these are few things which I really काफी different है. Never ever thought that China में आकर cricket खेलेंगे, but this is a great opportunity for the entire team, because participating in the Asian Games itself is a big opportunity and a matter of great pride for all these players. So really looking forward to this tournament. और अब आज क्रिकेट की महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप की फीके प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान की टीम की उनके अपने ही देश में आलोचना हो रही है, लेकिन हैदराबाद में टीम पाकिस्तान की खूब खातिरदारी हुई है। जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान पहुंची है। अब वर्ल्ड कप में क्या प्रदर्शन करेगी ये तो फिलहाल आने वाले मुकाबले ही बताएंगे, लेकिन जिस तरह से उसका हैदराबाद में स्वागत किया गया है उसने उसका दिल जरूर खुश कर दिया है। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाड़ी शाही मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। अब उनके सामने फन है, फूड है और इंडिया में इंडिया के हाथों हार की चिंता। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ग्रैंड वेलकम की ये तस्वीरें हैदराबाद की। वनडे विश्व कप के लिए पहुंची पाकिस्तान की टीम का इस्तकबाल कुछ इस अंदाज में किया गया है कि
कि दुनिया भर में ये सुर्खियां बटोर रहा है। हैदराबाद से आई इन तस्वीरों को पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी इसे साझा किया गया है। सात साल बाद भारत की सरजमी पर कदम रखने वाली पाकिस्तान की टीम की जिस तरह से मेहमान नवाजी की गई है, उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी दिल जीत लिया है। हैदराबाद के होटल इससे पहले पाकिस्तान की टीम 2016 में T20 के विश्व कप मुकाबले के लिए हिंदुस्तान आई थी। 5 अक्टूबर से होने वाले विश्व कप मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम यहाँ पहुंची है, जहां वो न्यूजीलैंड के साथ हुए अभ्यास मैच में कुछ खास नहीं कर सकी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 345 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 346 रन का बड़ा लक्ष्य रखा। हालांकि इस विशाल स्कोर को कीवी टीम ने 43.4 ओवर में 5 विकेट रहते हुए हासिल कर लिया। इस दौरान पाकिस्तान की गेंदबाजी काफी फीकी नजर आई। अगले प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 अक्टूबर को भिड़ेगी, जबकि वर्ल्ड कप का अपना पहला ऑफिशियल मुकाबला नीदरलैंड के साथ 6 अक्टूबर को खेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के मौके पर आज एक ऐसे शख्स की बात हम करते हैं जिनके साथ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक वीडियो शेयर किया। दरअसल इस वीडियो में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने उस खास शख्स के साथ झाड़ू लगाई। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है वो युवा शख्स जिसकी एक खास और जरूरी पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने खूब सराहा है। रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छांजलि कार्यक्रम के तहत श्रमदान वाला ये वीडियो शेयर किया, तो साथ ही ये चेहरा भी नजर आया। अब सोशल मीडिया के जमाने में ये चेहरा हो ही नहीं सकता कि कोई पहचान ही न पाए। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। राम राम भाई सारे अनु। जी हाँ, सही पकड़े, ये हैं आज के युवा हेल्थ इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया, जो सोशल मीडिया पर लोगों को सेहतमंद रहने का मंत्र देते रहते हैं। यही वजह है कि ऐसे में उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और इससे भी बड़ी बात खुद फिटनेस फ्रीक अंकित के लिए ये कि देश के प्रधानमंत्री ने उनके साथ स्वच्छता पखवाड़े का ये वीडियो शेयर करते हुए स्वच्छ भारत को न केवल साझा जिम्मेदारी बताया, बल्कि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए अंकित की तारीफ भी की। अंकित के पिता मटका बनाने का काम करते हैं, माँ हाउसवाइफ हैं, जो अपने बेटे को मशहूर होता देख बेहद खुश हैं। बहुत मेहनत करी है, वो तो छोटा सा लगा था, 5-7 साल का है जी। हाँ। और आज प्रधानमंत्री के वीडियो ट्वीट की कितना क्या लग रहा है कि बढ़िया लगा भाई, हमने तो अच्छा लग गया है, कुछ बढ़िया है। ये करा भाई, रात तू अंडा करता, जोड़े ठाए और क्या करता, पूरी रात अंडा करता ठंड में। आपसे क्या कहता था, कभी बात हुई हो, क्या कहता था, क्या बनना है, पहलवान ही बनना था? नहीं कहता कुछ बड़ा बन कर दिखाऊंगा। अब आपको बताते हैं आखिर अंकित बयानपुरिया कौन है। दरअसल अंकित का जन्म 31 अगस्त को हरियाणा सोनीपत के बयापुर में हुआ। वो बीए पास हैं। अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अंकित सिंह के नाम से मशहूर अंकित बयानपुरिया ने यूट्यूब पर अपने करियर की शुरुआत फनी वीडियोस बनाकर की थी। साल 2013 में पहली बार अंकित बयानपुरिया ने अपना यूट्यूब चैनल हरियाणवी खागड़ लॉन्च किया और 27 मार्च 2017 को अपना पहला वीडियो पोस्ट किया। मगर कोविड के दौरान उन्होंने अपने कंटेंट में बदलाव कर इसे फिटनेस सेंट्रिक किया और यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर अंकित बयानपुरिया रख दिया। अपने वीडियोस में अक्सर अंकित कुश्ती, रस्सी पर चढ़ना और दौड़ने जैसे वर्कआउट को बढ़ावा देते रहे हैं। मतलब ये कि अंकित लोगों के बीच अपने देसी वर्कआउट के जरिए मेंटल के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी जोर देते हैं। यही वजह है कि हाल ही में 75 दिन की कठिन चुनौती पूरी करने पर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि ये चैलेंज मेंटल हेल्थ और
फिजिकल हेल्थ दोनों पर केंद्रित था। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के उद्यमी एंडी फ्रिसेला से इंस्पायर होकर ये चैलेंज किया था। अंकित के मुताबिक वो फिटनेस में कुछ अलग करने की सोच रहे थे, तो उन्हें एंडी फ्रिसेला का 75 हार्ड नाम का एक फिटनेस चैलेंज पूरा करने वाला वीडियो मिला, जिसके बाद उन्होंने ये सोचा कि वो ये चैलेंज पूरा करके ही रहेंगे। आज उनकी यही दृढ़ता रंग ला रही है, लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रही है। फिलहाल अंकित बैनपुरिया के YouTube चैनल पर 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़ी है। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथियों के सत्कार को खास कैसे बनाया जाए, इसकी झलक राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में देखने को मिली है। यहाँ पर आपको बता दें, पैलेस ऑन व्हील्स से उतरे विदेशी मेहमानों का कुछ इस तरह से वेलकम किया गया कि ढोल नगाड़ों की आवाज पर विदेशी पर्यटक भी देसी ठुमके लगाने को मजबूर हो गए। मौका कोई भी हो, उसे खास बनाना कोई भारतीयों से सीखे। और जब बात अतिथि देवो भव की परंपरा निभाने की हो, तो भला कोई जश्न मनाने से कैसे पीछे रह सकता है। अपने शाही अंदाज वाली सवारी के लिए मशहूर पैलेस ऑन व्हील्स जब दिल्ली से धीरों की धरती जैसलमेर पहुंची, तो इन सैलानियों का स्वागत कुछ ऐसा हुआ कि विदेशी सैलानी खुद को रोक नहीं पाए। पारंपरिक परिधान में पहुंचे राजस्थानी कलाकार ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। विदेशी मेहमानों पर पुष्प वर्षा हो रही है। फूलों की माला पहनाकर माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। सुसज्जित ऊंटों का काफिला विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। This is really good experience. This new train, first time in our life. We've been almost 45 countries, but this is a really good experience. And inside the train, and we are now in Jaisalmer, and the guy helped me really good. Very nice service and excellent food too. राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू होते विदेशी सैलानी ढोल नगाड़ों की आवाज पर झूम रहे हैं। देशी ठुमके लगाए जा रहे हैं। पर्यटन सीजन के पहले फेरे में आए 57 देशी विदेशी मेहमानों की खुशी साफ झलक रही है। ये पहला फेरा है इस सीजन का और बड़ी खुशी की और हर्ष की बात है कि हम 62 लोग हैं, उसमें से 43 फॉरेनर्स हैं, बाकी आप देख रहे हो एनआरआईज है। एनआरआईज को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। आपने देखा डांस करते हुए गए यहाँ वेलकम पे भी, तो उनका अपने देश में एक तो खुशी होती है कि दे आर इन इंडिया और दे आर एंजॉयिंग। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में 4 देशों से टूरिस्ट आए हैं, जिनमें अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूरिस्ट हैं। मेहमानों की राजस्थान यात्रा को यादगार बनाने के लिए खासा तैयारी की गई है। इस दौरान इन विदेशी मेहमानों को राजस्थान की लोक संस्कृति से परिचित कराने के साथ साथ राजस्थान के खास किस्म के व्यंजन परोसे जाएंगे, जिन्हें ये कभी नहीं भूलने वाले। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कुछ सैर सपाटे की कर लेते हैं। देखिए मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है, मौसम खुशनुमा है और ऊपर से वीकेंड सहित 3 दिन की छुट्टी, तो फिर सैर सपाटे का मौका भला कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल, और शायद इसी ख्याल से आगरा में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। कल तो ताजमहल देखने रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। देखिए छुट्टियों का मजा कैसे ले रहे हैं लोग। आगरा में उमड़ा ये जन सैलाब ताजमहल के दीदार के लिए लोगों की दीवानगी की गवाही दे रहा है। रविवार को ताजमहल और आगरा किले में सैलानियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ताजमहल देखने के लिए रविवार को रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। दिन भर में करीब 46,000 लोगों ने ताज का दीदार किया, जो 3 साल बाद यहाँ एक दिन में सैलानियों के आगमन का नया रिकॉर्ड है। ताजमहल देखने के लिए 23,000 पर्यटकों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए थे और करीब इतने ही लोगों ने विंडो टिकट लेकर ताजमहल की सैर की। आगरा किले में भी लगभग 10,000 पर्यटक पहुंचे। वीकेंड के साथ लगातार 3 दिन सरकारी छुट्टी होने के कारण ताज नगरी में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके चलते ताजमहल के आसपास ट्रैफिक जाम के हालात बन गए और लोगों को पार्किंग के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पार्किंग फुल हो रही है सर, अंदर क्राउड बहुत है। इसके लिए पार्किंग गाड़ियां हर जगह से रिटर्न जा रही हैं, कोई भी अंदर गाड़ी नहीं ले रहा है। आगरा में आमतौर पर शनिवार और रविवार को औसतन
22 से 25 हजार सैलानी ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन इस बार ये तादाद लगभग दुगनी हो गई। आज भी छुट्टी का दिन होने के चलते यहाँ भारी भीड़ होने की संभावना है। हालांकि प्रशासन ने ताजमहल के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी गेट पर खास व्यवस्था की है ताकि ट्रैफिक सामान्य रहे और सैलानियों को कोई दिक्कत न हो। अरविंद शर्मा, आगरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम, नवजोत गौर फरमाइएगा, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे शहर का मौसम बहुत सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई हमें तो हर एक शाम आपके साथ की दरकार रहती है, तो कल की शाम और शाम वाली चाय हमारे साथ जरूर पीजिएगा गुड न्यूज टुडे पर।